तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो इतना ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लघु उत्तरीय नहीं, बिल्कुल दीर्घ उत्तरीय। लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय तो बहुत करते हैं, अब बहुत मैं करा भी दिया हूँ, लेकिन भाई जब भी टारगेट मैंने रखा है 90% का, तो सबसे ज़्यादा अहम रोल लिखेगा आपका दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, तो मैं आप लोगों को 90% टारगेट रखा, तो उस प्रकार से तैयारी भी तो करा रहा हूँ। आप लोगों को जम के तैयारी कीजिए, लगन से तैयारी कीजिए और इस बार दिखा दीजिए 90%, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कराई जा रही है हमारे चैनल पे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ना कि पूरे फ्रेंड है, आपने जितने भी फ्रेंड है सबके यहाँ पहुँचे और सब फ्रेंडों का आप लोगों का 90+ अचीव आप लोगों का आया है। जितना हो सकेगा मैं पूरा का पूरा कोशिश कर रहा हूँ। मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लिख के लेकर आ रहा हूँ, जो कि अब 2022 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में जितने भी मैं महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करूंगा, सभी के सभी मोस्ट IMP है, सभी के सभी मोस्ट IMP। किसी को याद कीजिए या ना कीजिए, इन प्रश्नों को तैयार करके जाना है आप लोगों को। ठीक है, आपको 100% में कम से कम 90% की चांसेस इन क्वेश्चनों का आने का। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, देख लीजिएगा। और इस वीडियो पर हमने लाइक रखा 1000 लाइक का। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कभी कंप्लीट नहीं होगा क्या? ठीक है, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट हमारा यह है कि इसको 1000 लाइक को जरूर आप पूरा कराएं। ठीक है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की जा रही है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक तो करके ही आप वीडियो को देखिएगा। और ये प्रश्न 100% आएगा, मैं ऐसे नहीं लिखा हूँ, 100% आने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस इनकी। पहले मैं उस प्रश्नों को दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न, इस वीडियो को तुरंत डाउनलोड कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ये जितना बताऊँगा ये तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को, हमारी बात आपको मानना ही पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, विश्वास से बढ़ के कुछ नहीं है। मैं जितना आपको एनालिटिक आपको गेस क्वेश्चन करा रहा हूं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप बस विश्वास पे ही है एक बात। ठीक है, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, एक विश्वास ही आपसे कनेक्टिविटी बना है, लेकिन मेरा विश्वास मानिए, जो क्वेश्चन बता रहा हूं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको तैयार करके ही आप पहुंचिएगा बोर्ड एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको तो तैयार करके ही आपको जाना है। देखते ही आपको मालूम चल गया होगा कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। या तो प्रश्न को इस प्रकार भी पूछता है कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। चलिए आराम से देखेंगे कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालेंगे बहुत संक्षिप्त तरीके से, क्योंकि भाई लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 6 नंबर पूछेगा तो उस प्रकार का लिखना भी तो पड़ेगा। क्या 6 नंबर के लिए इतना लिखेंगे तो 6 नंबर मिलेगा? नहीं, उस प्रकार लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, इटली एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किनके रहा, 3 नेताओं के नाम भी लिखना है। उत्तर में लिखेंगे 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। कब? 19वीं शताब्दी में इटली एकीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई थी, जो निम्न प्रकार थी। किस प्रकार? तो पहला इसमें पहला पॉइंट वाइज में लिखवा रहा हूं। पहला पॉइंट, इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्य व बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। कब? 19वीं शताब्दी में। ठीक है, जब इटली का एकीकरण हुआ तो प्रतिक्रिया हुआ उसका। तो फिर दूसरा है कि इतावली भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी, अनेक स्थानों पर इसके अनेक रूप क्या थे? प्रचलित थे। कह रहा इटावली भाषा जो थी वहाँ संपूर्ण रूप से इटली में नहीं बोली जाती थी, उसके अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका रूप था। ठीक है, इनकी भाषाओं का। तीसरा है कि 1830 के दशक में जूसेफे मेसनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया। 1830 ईस्वी में कौन? जोसेफी मेसनी। जो मैं जिसे अंडरलाइन किया हूँ वो भी अंडरलाइन आपको करना है। ठीक है, हाईलाइटेड यही, एग्जामिनर यही देखेगा। 1830 के दशक में जो जोसेफी मेसनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया, और उसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन क्या किया? स्थापित किया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि 1831 और 1848 में जो क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए, उनके कारण इतावली राज्यों में एक बिखराव आ गया, जिन्हें संगठित करने के लिए सार्डिनिया पिडमांट के शासक कौन? विक्टर इमैनुअल द्वितीय आगे आया। ठीक है, कह रहा है कि 1831 और 1848 में जो क्रांतिकारी हुआ, तो उसके असफल होने के कारण इटावली राज्यों में एक बिखराव आ गया था, जिन्हें उसको एकत्रित करने के लिए, संगठित करने के लिए सार्डिनिया पिडमांट के जो शासक थे विक्टर इमैनुअल ने द्वितीय आगे आए और उसको एक सपोर्ट किया, एक संगठन बनाया। ठीक है, इसके बाद सार्डिनिया पिडमांट के प्रधानमंत्री काबूर, सार्डिनिया पिडमांट के जो प्रधानमंत्री थे काबूर ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया, और फ्रांस और सार्डिनिया पिडमांट के बीच एक क्या किया? कूटनीति संधि की। उन सभी से क्या हुआ? मिल गया हुआ। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि 1869 में फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1859 में सार्डिनिया पिडमांट ने
ऑस्ट्रिया को पराजित किया। 1859 में सार्डिनिया पिडमान के जो सार्डिनिया पिडमान थे उन्होंने ऑस्ट्रिया को क्या किया, पराजित किया। और इस युद्ध में जुसेफे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिक भी क्या लिए, भाग लिए थे। इसके बाद 1860 में दक्षिण इटली व 2 सिलसिलों के राज्यों में सार्डिनिया पिडमांट के सैनिकों ने प्रवेश किया और यहाँ पर स्थानीय किसानों की मदद से वे स्पेन को पराजित कर सके। ठीक है, चलिए इसके बाद 7वां है कि 1861 में विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया और 1870 में यह एकीकरण क्या हो गया, पूर्ण हो गया। 1861 में विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया और 1870 में जाके यह एकीकरण क्या होगा, पूर्ण हो गया, इटली का एकीकरण। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक प्रश्न इतना ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इसको आपको किसी कीमत पे ही तैयार करके जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद वाला प्रश्न पूछिए मत, जो प्रश्न आपको बता रहा हूँ वो दृढ़ निश्चय रख लीजिए कि आना ही तय है। ठीक है, बहुत ही अच्छा स्कोर के आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, थोड़ा इसको देखिए कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया। आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। या तो प्रश्न इतना ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एकदम 100% में आपको इसको दावा के साथ कह सकता हूँ, ये प्रश्न बनना तय है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखना है। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि। सबसे पहले हेडिंग आपकी क्या रहेगी, असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि। ठीक है, बहुत डिटेल में आप लोगों को ये प्रश्न डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत ही लंग जाएगा क्योंकि 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पे, महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के रूप में किया था। महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश जो किया था वो ब्रिटिश सरकार के सहयोग के रूप में ही किया था, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश सरकार की जो ईमानदारी थी वह न्यायप्रियता में विश्वास था गांधी जी को। परंतु वर्ष 1900 में ऐसा हुआ, परंतु वर्ष 1919 में भारत में अनेक ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ करने के लिए क्या कर दिया, विवश किया। और इन घटनाओं में वर्ष 1919 का जो दमनकारी रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड आदि घटनाएं क्या थी, प्रमुख थी। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे असहयोग आंदोलन के कारण। ठीक है, अगली हेडिंग हमारी रहेगी असहयोग आंदोलन के कारण, और लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग बना लीजिए क्या असहयोग आंदोलन के क्या कारण था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। कौन कौन? पहला कारण यह था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक कठिनाइयों के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई। मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग इस महंगाई से अत्यधिक परेशान हो गए थे और इन परिस्थितियों ने भारतीयों में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का प्रसार कर रहे उन्हें आंदोलन हेतु प्रोत्साहित किया। ये तो पहला आप लोगों का कारण था। दूसरा कारण, महंगाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे, बहुत लोग परेशान हो गए थे, इसलिए इन परिस्थितियों को भारतीयों में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को प्रसार करने के लिए क्या किया, आंदोलन प्रोत्साहित कर दिया कि आंदोलन किया जाएगा। ठीक है, दूसरा, रॉलेट एक्ट तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं ने विदेशी शासकों के क्रूर एवं असभ्य व्यवहार को क्या किया, उजागर कर दिया। रॉलेट एक्ट तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं ने विदेशी शासकों के क्रूर एवं असभ्य व्यवहार को क्या किया, उजागर कर दिया। तीसरा कारण था कि पंजाब में अत्याचारों के संबंध में हंटर कमेटी की सिफारिशों ने सबकी आंखें क्या कर दी, खोल दी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कारण था कि वर्ष 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी द्वैध शासन लागू करने की नियत से लाया गया, न कि आम जनता को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से। स्वशासन की मांग कर रहे राष्ट्रवादियों को भी इससे घोर निराशा हुई और सरकार, देखिए यहाँ तो निम्नलिखित कारण हमने बता दिया कि असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इतना हमने कारण बताया। और एक है सरकार के द्वारा किसी भी क्षेत्र में सहयोग नहीं करना, ये भी असहयोग आंदोलन का कारण था। तो जितने कारण असहयोग आंदोलन के तो सभी हमने बता दिया। ठीक है, अब हम देखने वाले अगली हेडिंग जो है कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ। ठीक है, तो इसको देखेंगे, लिखेंगे इसमें कि असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, क्योंकि इसी दिन 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था
और कांग्रेस ने गांधी जी की इस योजना को स्वीकार कर लिया जब ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की मांगों को मानने से इनकार कर दिया तथा अगस्त 1920 में इलाहाबाद को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। ठीक है, इलाहाबाद में 1920 में इलाहाबाद में बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। कांग्रेस ने गांधी जी की इस योजना को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने इस योजना को, गांधी जी की जो योजना चलाते उस योजना को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। इसके बाद देखिए आगे की कहानी क्या हो रही है कि जब ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की मांगों को मानने से इनकार कर दिया था तो जून 1920 में इलाहाबाद में सर्वदलीय सभा ने विदेशी वस्तुओं, स्कूलों, कॉलेजों और न्यायालयों आदि के बहिष्कार का कार्यक्रम बनाया। तब सितंबर 1920 में कांग्रेस ने कलकत्ता में एक विशेष सत्र बुलाया और इसमें अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन, जिसका अंतिम लक्ष्य स्वराज था, शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया। अब देखिए इसके बाद यहाँ तक तो खत्म हो गया। इसके बाद फिर आंदोलन की वापसी कब हुई? उस आंदोलन की वापसी कब हुई कि 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले, जो कि आपके वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों के जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चलाई, जिस कारण भी भीड़ जो हुई आक्रोशित हो गई और पुलिस थाने में आग लगा दी गई और जिसमें एक थानेदार समेत 22 सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया। और इस हिंसक घटना से गांधी जी ने दुखी होकर जो आंदोलन वापस लेने का क्या किया, निर्णय लिया और गांधी जी ने 12 फरवरी को बारदौली में कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक बुलाई, जिसमें चौरी चौरा कांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह व असहयोग आंदोलन स्थगित करने का क्या किया, प्रस्ताव पारित कर दिया। ठीक है, लास्ट में आपको हेडिंग डालना है कि आंदोलन का परिणाम क्या निकला। आंदोलन के परिणाम, तो वस्तुतः यह देश का पहला राष्ट्रीय आंदोलन था जिसने समाज के सभी वर्गों जैसे किसानों, शिक्षकों, छात्रों, महिलाओं और व्यापारियों को साथ लाने का काम किया। वास्तविक जनाधार प्राप्त हुआ क्योंकि यह तेजी से देश के सभी हिस्सों में फैल गया और इस आंदोलन ने लोगों में राष्ट्रीय एकता का भाव भी जगाया एवं देश की आज़ादी के लिए त्याग करने की भावना को भी जागृत किया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब जाके यह क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था। आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखे, हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको आप लोगों को बताया है और ये प्रश्न दृढ़ निश्चय रख लीजिए, सभी बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, इससे बाहर भी जाएगा नहीं। चलिए, तो ये था प्रश्न नंबर 2 और इसी के साथ हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 के साथ। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर 3 क्या है, जो कि आपको किसी कीमत पे इसको याद करके जाना है। वह है कि महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए और बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। कभी कभी प्रश्न तो इस प्रकार भी पूछता है कि महामंदी का क्या आशय है, इसके 2 प्रमुख कारण बताइए, इसके 2 प्रभाव भी लिखिए। बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को डिटेल में समझाऊंगा और मेरे प्यारे विद्यार्थी इतना ज़्यादा मोस्ट टाइम पे है कि आपको क्या बताया जाए। जितना मैं बोलता हूँ उतना आप सुनते जाइए। मैं बोला हूँ ना कि ये वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, चाहे किसी कीमत पर पूरा प्रश्न तैयार होना चाहिए, तो होना ही चाहिए किसी कीमत पर। चलिए उत्तर में लिखेंगे, वर्ष 1929 के आसपास महामंदी शुरू हो गई और 1930 के दशक के मध्य तक बनी रही। इस अवधि के दौरान संसार के अधिकांश देशों ने उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में अत्यधिक गिरावट को महसूस किया। ठीक है, हेडिंग डालना है महामंदी के लिए उत्तरदायी कारक। तो महामंदी के लिए निम्न कारक उत्तरदायी थे। कौन कौन? तो पहला कारक यह था कि कृषि उत्पादन की अधिकता की समस्या का बने रहना था। इससे कृषि उत्पादों का मूल्य घट गया। किसान ने अपनी संपूर्ण आय को बनाए रखने के लिए उत्पादन का विकास करने का प्रयास किया और इससे स्थिति खराब हो गई तथा कृषि उत्पादों का मूल्य और भी क्या हुआ, गिर गया। ये पहला कारक रहा इसका। दूसरा कारक क्या रहा महामंदी का कि 1920 के दशक के मध्य में बहुत से देशों ने अमेरिका से कर्ज लिया। मतलब अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी आवश्यकताओं को क्या किया, पूरा किया था। और अमेरिका पूंजीवादियों ने यूरोपीय देशों को ऋण देना बंद कर दिया और इससे यूरोप में कुछ प्रमुख बैंक धराशायी हो गए
और मुद्रा का पतन हो गया। जैसे मैं आपका स्टर्लिंग के बारे में बता रहा, स्टर्लिंग बैंक पूरा का पूरा धराशायी हो गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद इसके आगे लिखेंगे, अमेरिका इस मंदी से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ क्योंकि बैंकों ने घरेलू ऋण वापस लेना शुरू कर दिया और इसे, ठीक है, फिर बाद में ये हुआ कि अमेरिका इस मंदी से गंभीर रूप से प्रभावित होकर, क्योंकि बैंकों ने घरेलू ऋण वापस लेना बंद कर दिया था, मतलब शुरू कर दिया था, और इसे ऋण वापस के नाम से जाना गया, और किसान ने उपज नहीं बेच सके, परिवार तबाह हो गए और व्यवसाय जो है ठप हो गया, और अनंतः अमेरिका की बैंकिंग प्रणाली धनराशि हो गई क्योंकि बैंक निवेशों, एकत्रित ऋणों तथा जमाकर्ताओं के धन को लौटा पाने में क्या थे, असमर्थ थे। अमेरिका ने आयात करों को दोगुना करके मंदी में अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने का प्रयास किया, और जिससे विश्व व्यापार बुरी तरह से क्या हो गया था, नष्ट हो गया था। तो यह था महामंदी। ठीक है, कि महामंदी के हमने कारण बताया कि कौन कौन से कारक था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। इतना लिखेंगे तब जाके आपको पूरा नंबर मिलने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, 2022 बोर्ड एग्जाम में, कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मृदा अपरदन, लिख लीजिए। ये सब जितना प्रश्न आपको बता रहा हूँ दीर्घ उत्तरीय जरूर से आएगा, गारंटी है। मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। तो देखिए उत्तर में लिखेंगे कि जल तथा पवन जैसी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूमि की ऊपरी परत के शीघ्रता से बहाव को मृदा अपरदन कहते हैं, और भारत में अपरदन के प्रचलित प्रकार निम्नलिखित है। कह रहा है कि जल तथा पवन जैसी प्राकृतिक शक्ति से अगर भूमि की ऊपरी परत को शीघ्रता से बहाव ले जाए या उड़ा ले जाए, उसी को हम कहते हैं मृदा अपरदन। और भारत में इसके अलग अलग रूप हैं। कौन सा, पहला कि वायु द्वारा, मतलब हवा के द्वारा मैदान या किसी ढलवा क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वायु या पवन अपरदन कहते हैं। ठीक है, मतलब हवा के द्वारा या ढालू क्षेत्र जो क्षेत्र होते हैं उससे उनके आपके मिट्टी को, ऊपरी मिट्टी को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है, वायु या पवन अपरदन कहलाता है। और आवश्यक वायु अपरदन तब होता है जब तेज हवाएं सूखे की अवधि के समय हल्की बनावट वाले मृदा के क्षेत्रों के ऊपर बहती है। यह शुद्ध एवं अर्ध शुष्क चराई भूमि के निम्नीकरण का सामान्य कारक है, और यह मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देने वाली एक प्रमुख प्रक्रिया है। और सूखा व अति चराई के कारण जब भूमि की ऊपरी परत शक्तिशाली हवा के प्रभाव से उड़ जाती है तो वह पवन अपरदन कहलाता है। निलंबन, सतह संचलन और विसर्पण 3 प्रकार के मृदा संचलन अपरदन के दौरान होते हैं। देखिए, अब पवन अपरदन से बचाव के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं। कौन कौन, पहला कि बड़े खेतों को कई पट्टियों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक पट्टी के बीच घास उगने के लिए कुछ स्थान छोड़ दिया जाता है, और यह हवा की शक्ति को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। ठीक है, दूसरा, खेतों के चारों ओर पौधों की रक्षक मेखला या पट्टियां लगा दी जाती हैं जो हवा की गति को कम करने में प्रभावी होती हैं। इसके बाद तीसरा है कि बढ़ते हुए जल के कारण जब मृदा की ऊपरी परत बढ़ जाती है तो वह जल अपरदन कहलाता है, और जब वृहद क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के कारण बह जाती है तो वह क्या कहलाता है, चादर अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है, चादर अपरदन कहलाता है। ठीक है, चलिए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट था कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन सभी प्रश्नों को आपको किसी कीमत पे ही आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, चलिए तब ये प्रश्न क्लियर हो गया। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5वां, और वो भी आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5वां मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। कह रहा है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी उत्तर क्या लिखेंगे, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आपकी मेन हेडिंग रहेगी, और लिखेंगे इसमें कि जिन नदी घाटी परियोजनाओं के द्वारा एक साथ अनेक उद्देश्य की पूर्ति होती है। क्या करा है कि जिन नदी घाटी परियोजनाओं के साथ एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है उन्हें ही हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है।
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी, क्योंकि इनके द्वारा देश के सर्वांगीण विकास की रूपरेखा तैयार की जा सकती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में खाद्यान्न उत्पादन, औद्योगिक विकास एवं भूमि संरक्षण में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए इन परियोजनाओं को प्रारंभ किया गया था। फिर है बहुउद्देशीय परियोजनाओं का महत्व, लाभ और उद्देश्य। देश के बहुआयामी विकास को गति प्रदान करने के लिए देश की अनेक नदियों पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं की स्थापना की गई और इनके अंतर्गत नदियों के जो जल हैं उनका उपयोग एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन? तो पहला सिंचाई। पहला क्या है? सिंचाई। हेडिंग डालिए सिंचाई, लिखिए इसमें कि नदियों में बांध बनाकर विशाल जलाशय में जल एकत्रित कर नहरें निकाली जाती हैं, जिनसे शुष्क क्षेत्रों में पेय तथा सिंचाई जल की आपूर्ति की जाती है। और इंदिरा गांधी नहर इसका प्रमुख क्या है? उदाहरण है, जिसने राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों को काफ़ी हद तक हरा भरा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कह रहा है कि अलग अलग जो नदी बह रही हैं, अलग अलग बांध बनाकर उसके दिशा को मोड़कर अलग अलग जहाँ क्षेत्र में पानी नहीं हो वहाँ पानी पहुँचाकर वहाँ पे सिंचाई योग्य साधन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो आपका सिंचाई का हो गया। दूसरा आपका है जल विद्युत उत्पादन। ठीक है, वर्तमान औद्योगिक युग में विद्युत एक अपरिहार्य ऊर्जा संसाधन बन गया है, जिसका निर्माण जो है वो जल विद्युत द्वारा भी किया जाता है। नदियों में बांध बनाकर उनमें जल विद्युत संयंत्र स्थापित कर विद्युत का निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलिए ये जल विद्युत उत्पादन समझ में आ गया आप लोगों को। तीसरा है बाढ़ नियंत्रण। क्या है? बाढ़ नियंत्रण। विनाशकारी बाढ़ों पर नियंत्रण स्थापित करने में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की उल्लेखनीय भूमिका रही है। दामोदर नदी घाटी परियोजना इसका उल्लेखनीय उदाहरण है। ठीक है, कह रहा है कि जो बाढ़ आती है तो उसको बांध बनाकर अलग अलग पानियों को अलग अलग दिशाओं में अगर बहवा दिया जाए तो उससे बाढ़ नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो पानी एक साइड ही जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा आ पाएगा। उसके अलग अलग दिशाओं में उसको भी खंडित कर देंगे तो पानी अलग अलग तरीके से बह जाएगा, तो ज़्यादा पानी नहीं इकट्ठा नहीं होगा। ठीक है, तो बाढ़ का नियंत्रण भी उससे हो जाता है। चौथा है मत्स्य पालन, कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में निर्मित बांधों द्वारा विशाल जलाशयों का निर्माण होता है और जिनमें मत्स्य पालन से हजारों लोगों को आजीविका उपलब्ध कराई जा रही है। कह रहा है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से जगह जगह पर बांध बनाकर जगह जगह पर उन्होंने अपना मत्स्य पालन खोल दिया, मछली पालन खोल के अपना जीविका चला रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नौवहन। ये क्या होता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत निर्मित नहरों में जल परिवहन की संभावनाएं उपलब्ध होती हैं। जैसे हम लोग के गांव में कहाँ पानी जो भी आता है तो नहर से ही तो आता है, तो वो भी तो आपका बहुउद्देशीय परियोजनाओं का ही पार्ट है। बड़े बड़े नदियों से वहाँ पे बांध बनाकर वहाँ से पानी हमारे गाँव में लेकर आते हैं हम लोग। ठीक है, तो भी आप बहुउद्देशीय परियोजना का ही एक पार्ट है। ठीक है, चलिए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में हमने 5 मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को बताया है दीर्घ उत्तरीय, और आई होप आप इस 5 को तैयार कर लेते तो 100% गारंटी हमारी क्या आना है। ठीक है, इसको जरूर से ईमानदारी से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो कैसे लगे बताइए, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।